स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बेसिकली आज जो मैं जॉब हायरिंग लेके आया हूँ वो बेसिकली भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से है। और ये जो जॉब है बेसिकली वो जॉब तुम लोगों को ये एक गवर्नमेंट इंडिया की जॉब है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकला हुआ है। ये जॉब तुम लोग के लिए एकदम अच्छा है। अगर तुम लोग अप्लाई करना चाहो लोग तो मैं इसके बारे में अगर तुम लोग को बताना चाहूँ तो ये बता सकता हूँ कि complete advertisement must be read before filling of the file of the line application। मतलब कि ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली 8 पेजेस का है, वो तुम लोग को पढ़ लेना चाहिए पहले अगर अप्लाई कर रहे हो लोग। तो मैं तुम लोग को बता दूं कि ये भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से ये जॉब है जो कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और जो ये जॉब है बेसिकली दे आर ए पायनियर मैन्युफैक्चरर ऑफ एंटी टैंक guided missiles today BDL evolved a conglomerate manufacturer of ATGM और द लेटर। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं ना कि तुम लोग को जो आर्मी के लिए, मतलब कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, तो आर्मी के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स ज़रूरत होती है आर्मी को वो बनाते हैं लोग ये लोग। अगर तुम लोग को चाहिए तो इसमें जॉब फिल आउट करना है तो ये फॉर्म भर सकते हो लोग। और बेसिकली गवर्नमेंट जॉब है तो वैलिडिटी तो होगी। और यूनिट ऑफ अफसर ऑफिस इन द कॉर्पोरेट ऑफिस, ये एड्रेस दिया है कहाँ कहाँ तुम लोग को लग सकता है जॉब, उसके बारे में न्यू दिल्ली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, अमरावती। न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑन द लोकेशन अक्रॉस इंडिया एज पर एज रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब कि एज पर एज रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जैसी जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी वैसी वैसी वो लोग तुम लोग को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ले जाते रहेंगे। बेसिकली देख कि तुम लोग को एक चीज़ जानना है कि ये गवर्नमेंट जॉब है और तुम लोग को इसमें अप्लाई करना है। बेसिकली एलिजिबिलिटी इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओपन फ्रॉम 21 अगस्त। मतलब कि 10 दिन पहले इन लोगों ने ब्राउज़र लॉन्च कर दिया है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी है वो 21 अगस्त से स्टार्ट हो रही है 2023 2 बजे से। और 20 सितंबर 2023 5 बजे ये जो वैकेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली तुम लोग को टाइम कितना मिल रहा है, 29 डेज़ का टाइम मिल रहा है। और आई थिंक अगस्त अगर 31 का होता होगा तो 30 दिन का टाइम मिल रहा है तुम लोग को। 30 दिन एक काफ़ी टाइम होता है, अगर तुम लोग को अप्लाई करना हो तो कर सकते हो। और आज हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि इसमें वैकेंसीज क्या है और क्या क्या सीन है इसका। तो ये देख यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, नेम, पोस्ट, ग्रेड, वैकेंसीज, रिजर्वेशंस, पे स्केल और अप्रोक्सिमेटली इन लोगों ने दिया हुआ है। और तुम लोग को एक चीज़ जान के हैरानी होगी कि फ्रेशर्स को दे आर गोइंग टू गिव कितना, मत पता है क्या? फ्रेशर्स को दे रहे हैं 12.21 लाख दे रहे हैं लोग, ये लोग फ्रेशर्स को। समझ रहे हो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो फ्रेशर्स को सैलरी है वो इतने की है। एक सेकंड रुक जाओ लोग, कोई तो दिक्कत आई है मेरे पीसी में। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो ये जो तुम लोग को दिखा रहा हूँ ना, तो एक ही चीज़ जो तुम लोग को बैठ के रखना चाहिए कि तुम लोग को 12 लाख की सैलरी है इनकी। और 12 लाख सैलरी दैट मीन्स दैट कि 1 लाख पर मंथ। ये बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनी है जो आईटी के नाम पे अपने आप को बोलती है वो भी नहीं देती। और ये तुम लोग को दे रही है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, केमिकल, सिविल, बिजनेस, ऑप्टिक्स एंड फिनांस में, ठीक है ना। इतना इन लोगों ने, इतने लोगों का वैकेंसी इन लोगों ने निकाला हुआ है। जो भले ही हम बोल सके कि जो जॉब है, जो ग्रेड 2 का ये जॉब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है 15+ वैकेंसी है, ये स्टार मीन्स प्लस है। और जो वैकेंसी है जिसमें यूआर है, जनरल है, वो उनके 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 4 है, एससी की 2 है, एसटी की 2 है। आउट ऑफ वैकेंसी 1 वैकेंसी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी। मतलब कि जो लोग ये वैकेंसी चाहते हैं उनके लिए एक वैकेंसी रखी गई है। बाकी 14
और इन लोगों ने प्लस लिखा हुआ है, तो बाकी 14 वैकेंसीज जो है वो तुम लोगों के लिए बनी हुई है। ऐसा ही मैकेनिकल के लिए है 12 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए 2 वैकेंसी है। अगर तुम लोगों को लग रहा हो कि नहीं हो पाएगा, तो पहली बात तुम लोग को बता दो कि ये एक PSU है, पब्लिक गवर्नमेंट जॉब है ये, और यहाँ पे ये लोग गेट नहीं मांग रहे हैं। बहुत सारा ऐसा जो जगह पे होता है कि जो जितने भी गवर्नमेंट कंपनी होते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो गेट मांगती है, ये लोग गेट नहीं मांग रहे। साइबर सिक्योरिटी के लिए 2 है, केमिकल के लिए 2 है, सिविल के लिए 2 है, 1 वैकेंसी है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, ऑप्टिक्स के लिए 1 है, फाइनेंस के लिए 1 है, और टोटल 42 वैकेंसीज है, मतलब कि जो इनके तरफ से निकली हुई है। और तुम लोग को ये देखो कि जो सैलरी है वो तुम लोग की डिफर करेगी 14,000 टू 1,40,000 तक। और ग्रेस टू असिस्टेंट मैनेजर तुम लोग ज्वाइन करोगे लोग, जे जॉब तुम्हारी जॉब पोस्ट होगी असिस्टेंट मैनेजर की। और यहाँ पे देखो वेलफेयर ऑफिसर के लिए 2 जॉब है, JM पब्लिक रिलेशंस के लिए 1 जॉब है, और टोटल 3 होगा ये। तो मतलब कि जो ग्रैंड टोटल जॉब है वो निकला हुआ है 45। जो वेलफेयर ऑफिसर और पब्लिक रिलेशन के लिए सैलरी है वो 9.23 लाख हो रही है। वो भी ठीक है, एटलीस्ट अगर प्राइवेट सेक्टर की देखें तो बहुत अच्छी है। 4% रिजर्वेशन है PWBD सेक्टर के लिए 42 वैकेंसीज में से। अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हो और वैकेंसीज ना हो, रिजर्वेशन ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऐसा ही इन लोगों ने किया हुआ है। तो अगर तुम लोग को अप्लाई करना हो तो बाकी सारी डिटेल्स मैं तुम लोग को एक एक करके बता देता हूँ। अगर तुम लोग को अप्लाई करना हो तो कर लेना लोग, ना का अप्लाई करना हो तो और अच्छा। वेलफेयर ऑफिसर वैकेंसीज इमर्ज एज अ वीडियो प्रोडक्शन यूनिट, ये है हैदराबाद के लिए। और वन्नूर संग्रेड्री डिस्ट्रिक्ट, ये है तमिलनाडु में, शायद स्टेट तमिलनाडु ऐसा बोल सकते हैं, पता नहीं वो क्या है। एब्रीवेशन यूज मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑन रिजर्व, ये सब शेड्यूल वगैरह तुम लोग देख लेना लो, आगे मैं बता देता हूँ। और ये जो दूसरी जॉब है वो मैनेजमेंट ट्रेड के लिए एज लिमिट, एज विल बी रिनोड, मतलब कि 27/7/2023 तक की एज तुम लोग की काउंट की जाएगी। यहाँ पे देख, अगर तुम लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से हो तो जनरल के लिए 27 ईयर्स है, OBC के लिए 30 ईयर है, SC के लिए 32 है, ST के लिए 32 है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिकल हो लो तो सेम एज गो जा रहा है, बट जो ST के लिए है वो 27 कर दिया गया है यहाँ पे। जो कंप्यूटर साइंस और बिजनेस डेवलपमेंट या ऑप्टिक्स के लिए जा रहे हैं उनके लिए थ्रू ऑल 77 ही दिया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी या केमिकल के लिए जा रहे हैं उनके लिए थ्रू आउट 27 ही दिया गया है। ऐसे ही जो एज तुम लोग की क्राइटेरिया जिसमें तुम लोग अप्लाई कर रहे हो लोग, उसका एज क्राइटेरिया देख लेना लोग क्या है अप्लाई करने से पहले, और किस में अप्लाई करना है वो भी देख लेना लोग। तुम लोग अगर इंजीनियर हो, बिजनेस डेवलपमेंट है, ऑप्टिक्स से हो या तो कोई तो हो। बाकी ये तुम लोग का एज रिलैक्सेशन 50 इयर्स का होता है, जो भी SC जो जिनके लिए ये अप्लाइड होता है। कैंडिडेट ऑर्डिनरी डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1918 टू 1989 सबमिट देयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन के लिए जो लोग कश्मीर से बिलोंग करते हैं। एक सर्विस के लिए रूल सेम ही है, 6 महीना कंप्लीट करना है। फिजिकल डिसेबिलिटी एप्लीकेशन टू द मिलिट्री सर्विसेज अवॉइडेड एज एलिजिबल रिलैक्सेशन ऑफ द एज लिमिट 50, ठीक है ना। और देख, मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द इंटरनल कैंडिडेट, मतलब दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन BDL और वो लोग जॉब प्रमोशन या कुछ भी चाहते हैं, उनके लिए परमानेंट BDL अप्लाई के लिए 55 ईयर्स है। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द एप्लीकेंट शैल नॉट एक्सीड 55 ईयर्स, मतलब कि 55 साल से ऊपर जो इंटरनल कैंडिडेट भी हैं उनके लिए 55 से ऊपर ना हो। ये तो इसकी तुम लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरनल एग्ज़ाम गवर्नमेंट सर्विसेज में होते रहता है और उनकी जो है ये है सर्विस है उनकी, वो इससे ही बढ़ती है। बाकी ये देख लो लोग कि तुम लोग क्या किए हो लोग, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए अगर तुम लोग अप्लाई करो। समझ के तू इलेक्ट्रॉनिक्स है तो क्या किया होगा, तूने डिग्री किया होगा और या कोई 5 इयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स मैं बता देता हूँ। अपन 2 साल डिप्लोमा कर लेते हैं ना, तो बाकी अपन 3 साल 3 साल BE करते हैं, BE या BTech करते हैं, ठीक है ना। तो वो हो गया इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है ना।
तो अगर तुम लोगों ने वो भी किया हुआ है तो वो भी चलेगा 5 ईयर का, या तो तुम लोगों ने सीधा बैचलर्स का कोई डिग्री लिया हो तो भी चलेगा। ये इंजीनियरिंग हो बी या बीटेक किया उसके लिए इन द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड, डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। अगर तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स से ये बी प्लस डिप्लोमा किया हो या तो डायरेक्ट बी किया हो तो तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। सेम गोज टू मैकेनिकल, बट ये इधर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, यहाँ पे मैकेनिकल के लिए। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम ही सीन है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सबकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड ही होती है। तो ये हाल है एलिजिबिलिटी के लिए। और नीचे जो और सारी पोस्टिंग है उसके लिए मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस के लिए सेम तुम लोगों ने किया हो डिप्लोमा प्लस डिग्री तो उसके लिए है। अब साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या किया हो वो देख लो। साइबर सिक्योरिटी में अगर तुम लोगों ने अलग से कोर्सेज भी किया है तो भी चलेगा। साइबर कोर्स में तो फर्स्ट क्या है कि तुम लोगों ने डिग्री किया हो तो चलेगा, ठीक है ना, कोई भी डिसिप्लिन इन साइबर सिक्योरिटी से। बैचलर्स ऑफ 5 ईयर्स इन द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन द डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मतलब कि ये तो किया हो तो चलेगा 5 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग। अगर तुम लोगों ने इंजीनियरिंग क्या है और मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, मतलब तुम लोगों ने इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी में किया है तो तुम लोगों तो 5 जो नॉर्मल रूल है वो लगेगा। अगर तुम लोगों ने कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया है इंजीनियरिंग तो तुम लोगों को एक सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, सर्टिफाइड एज ए एथिकल हैकर बाय ईसी काउंसिल, मतलब या तो सर्टिफाइड एज द सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल बाय आईएससी स्क्वायर। और ये अगर तुम लोगों ने ना आईटी या सीएस से कंप्यूटर साइंस से तुम लोगों ने किया है, ना कि तुम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी में 4 साल की डिग्री ली हुई है, तो तुम लोगों के लिए ये करना, ये सर्टिफिकेशन कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे और नहीं इन लोगों ने एंड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर तुम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के लिए फिल करे हो लोग फॉर्म जिसकी वैकेंसी 5 है, तो ये ध्यान में रखना लो कि तुम लोगों ने ये सर्टिफिकेशन लिया हो या तो तुम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी में ही डिग्री किया हो, तो तुम लोगों के लिए एक अच्छी बात है। बाकी अगर हम देखें तो जो 6 वैकेंसी है केमिकल इंजीनियर के लिए, उन लोगों ने 4 साल डिसिप्लिन टॉपर्सिटी जो भी किया हो किया, फर्स्ट क्लास एमएससी इन केमिस्ट्री में, मतलब देखिए यहाँ पे ऊपर तो इंजीनियरिंग के लिए दिया हुआ, नीचे इन लोगों ने बीएससी के लिए दिया हुआ है। एमएससी बीएससी करके ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देख, अगर तू एमएससी कर रहा है, मास्टर्स डिग्री कर रहा है और तू इंजीनियरिंग कर रहा है, दोनों को इक्विवेलेंट लिया है यहाँ पे इन लोगों ने, समझे। तो ये होता है इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा। सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग का भी सेम ही सीन है, या तो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो या तो 2 ईयर्स का। ये आ जाते हैं अपन बिजनेस डेवलपमेंट, जिसको अपन बोलते हैं बीडीए। बीडीए में सबसे बेस्ट सीन मुझे क्या लगा मालूम है, इन लोगों ने इंजीनियर को भी कंसीडर किया। क्या लिखा है इन लोगों ने, देख, फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर इंजीनियर 5 ईयर्स का तुम लोगों ने किया हो, इंटीग्रेटेड कोर्स भी किया हो तो चला। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोडक्शन, और 2 साल का एमबीए, समझा। अगर तुम लोगों ने ये इंजीनियरिंग कोई भी फील्ड से की हुई है प्लस 2 साल का ये किया हुआ है एमबीए, तो तुम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो लोग। और डिजायर के एबल क्या है, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड फॉरेन ट्रेड, समझा। तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो लोग। क्या होता अब ऑप्टिक्स का क्या सीन है, मास्टर इन फिजिक्स किया हो, ये एमटी ऑप्टिक मास्टर इन फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर ऑप्टिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब किया हो कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो ये तुम लोग अप्लाई कर सकते हो लोग। या किसी ने एमएससी टेक्नोलॉजी में किया हो फिजिक्स से तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब तुम लोग को अगर समझना है ना तो तुम लोग क्या क्या किए हो, एलिजिबिलिटी अपना जानना है, तो यहाँ पे इन लोगों ने पेज नंबर बोल सकता हूँ मैं, एक सेकेंड, 3 और 4 में, पेज नंबर 3 और 4 में इन लोगों ने अच्छे से दिया हुआ है। अगर तुम लोग को अप्लाई करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो लोग अप्लाई। बाकी आगे पूरी वीडियो देख के जाना लो, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारी एलिजिबिलिटी है, अप्लाई डेट है, सब कुछ इन लोगों ने एकदम बेहतर वे में दिया हो। अगर तुम लोगों ने फाइनेंस से किया है, ठीक है ना, पास इन फाइनल कंस्टिट्यूटेड बाय, ये सीए के लिए, फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो लोग तो सीए के लिए, या एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा तुम लोगों के लिए फाइनेंस, मतलब या तो तुम लोग सीए हो लोग या तो पोस्ट ग्रेजुएशन सीए में किया हो, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन ये किया हो
फिनांस में तो तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। अब वेलफेयर ऑफिसर के लिए देख क्या मस्त सीन है। वेलफेयर ऑफिसर में जो है ना, उनको एक तो उनके 9.21 लाख सैलरी है। ये डिग्री किया हो आर्ट साइंस कॉमर्स इन लॉ, ये सब चलेगा इन लोगों को। डिप्लोमा किया हो, पोस्ट डिप्लोमा ऑफ कवरिंग लेवल लेजिस्लेशन एंड ऑल, ये सब के लिए एडिक्वेट नॉलेज ऑफ तेलुगु लैंग्वेज बिकॉज दैट जॉब इज बिलोंगिंग फ्रॉम तेलंगाना, तो यू हैव टू बी गुड इन तेलुगु। वैसे भी अगर जॉब जहाँ रहती है वहाँ की नॉलेज भाषा सीख ही लेनी चाहिए। अब देख तूने कितना नंबर लाए, इसके लिए इन लोगों ने लिखा हुआ कि देख फर्स्ट क्लास जो लोग जनरल वनरल में आते हैं उनके लिए 60% एग्रीगेट चाहिए, मतलब फ्रॉम 10th टू बी जो भी सर्टिफिकेट ऊपर सबमिट करे वो लोग 60% चाहिए फॉर जनरल ओबीसी, और ये ईडब्ल्यूएस के लिए, एनसीएल क्या है पता नहीं मुझे, ईडब्ल्यूएस के लिए। और 55% किसको चाहिए, जो लोग एससी और एसटी कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं लोग उनके लिए, ठीक है ना। तो ये मस्त है, अगर यहाँ पे तुम लोगों को अप्लाई करना है तो करना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी रिकॉग्नाइज द स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एआईसीटीसी यूनिवर्सिटी ऑन द एक्ट ऑफ एनी, मतलब कि बेसिकली ये बोलते हैं ना कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तुम लोग किया हो वही है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इशू एज अ मार्क एज अ मेंशन एंड द सर्टिफिकेट शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ अक्वायरिंग द क्वालिफिकेशंस विल बी नो रिलैक्सेशन ऑन द अकाउंट। इंटरनल कैंडिडेट परमानेंटली एम्प्लॉय ऑफ द बीडीएल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन द अंडर डायरेक्टर, ये सोच छोड़ दिए इंटरनल के लिए। इंटरनल के लिए तुम लोग पढ़ेंगे, वो लोग खुद अप्लाई कर लेंगे, वो वीडियो मेरा देखेंगे फिर, समझे। अरे अब क्या है, कंसिडर एज क्या इक्विवेलेंट होता है देख। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स से मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजाइन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि अपन नहीं जो कुछ भी तुम लोगों ने किया हो इंजीनियरिंग में, अपन बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, ये बहुत सारी अभी इंटीग्रेटेड होकर कोर्सेज बनने लगे हैं बेस्ड ऑन द मार्केट रिक्वायरमेंट। ये इंटीग्रेट होती रहती है, हर फील्ड में ऐसा होता है। देखना कभी ना कभी ये सीए एंड ऑल का भी सिलेबस चेंज होते रहता है, कुछ और ऐड होते रहते हैं। मैकेनिकल के लिए तुम लोगों को देख लो, ये सब मैकेनिकल के इक्विवेलेंट आएंगे। मतलब कि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया हो ना, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया हो और तुम लोग बोल रहे हो शायद मुझे लें या ना लें क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने मैकेनिकल लिया है, तो देख यहाँ पे इक्विवेलेंट दिया है एरोनॉटिक इंजीनियरिंग को। इलेक्ट्रिकल में भी देख इतना सारा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंटीग्रेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस में सिर्फ कंप्यूटर साइंस है, ये मजा है। केमिकल में देख केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस में सीए, आईसीडब्ल्यू, एडब्ल्यूएसी, एमबीए, ये सब है। ये सब तुम लोग देख लेना, ऐसे तुम लोग पढ़ाई इतना तो देख ही लोगे। हाँ एक और बात बता दो तुम लोग को, जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, उसके कमेंट में तुम लोग को लिंक मिल रहा होगा ये पीडीएफ का और जॉब का, ठीक है ना। तो वहाँ से जाके अप्लाई कर लेना लोग, उससे पहले पूरा देख लो लोग, एक एक चीज़ मैं बता देता हूँ। नहीं तो बाद में क्या होगा ना कि ये तुम लोग पढ़ने जाओगे लोग, या तो मान लो तैयारी भी कर रहे हो लोग जॉब के लिए, तो तुम लोग को कैसे क्या हायरिंग है, प्रोसेसेस क्या होते हैं इसमें, बेसिकली गवर्नमेंट प्रोसेस है। तो तुम लोग को लग रहा होगा कि ऑफलाइन जाना पड़ेगा, सेंटर में अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग यहाँ पे अगर देखो लो तो ये क्या है, ऑनलाइन मोड टेस्ट एंड इंटरव्यू है, समझे। तो जो टेस्ट है और इंटरव्यू है ये तुम लोग को कहीं जाके नहीं देना है, ऑनलाइन ही देना है, समझे। गवर्नमेंट जॉब में जो आजकल पीएसयू हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, वो आजकल बहुत सारे लोग ना, अभी एमकेसीएल का पेपर हुआ, एमकेसीएल वालों ने भी ऑनलाइन लिया, पीएसयू वाले ये भी ऑनलाइन ले रहे हैं, तो अभी ये मोड अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है। Candidate fulfilling the prescribed eligibility criteria will be called as a computer-based test. Candidates will require to appear the CBOT on the date, time when will be mentioned on the admit card. Candidates will have to download admit card from website. A candidate passes an email ID next 1 year from the date of the submission of the application. समझे। बेसिकली इन लोगों ने बोला है कि सीबीओटी होगा, सीबीओटी के लिए टाइम डेट वेन्यू वो लोग बता देंगे लोग। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड वेबसाइट। ए कैंडिडेट शुड पोजेस ए ईमेल आईडी फॉर नेक्स्ट 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कि 1 साल पहले तक का चाहिए। देख सीबीओटी का इन लोगों ने क्वेश्चन नंबर दे दिया तुम लोग को। देख सीबीओटी विल हैव तो 2 hours ड्यूरेशन, 2 घंटे के पेपर है बाबा। कितने का,
2 आवर्स का है, 150 MCQ है। वो तो अच्छी बात है कि सिर्फ MCQ है। तो पार्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव MCQ ऑफ 150 क्वेश्चन। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा, कंसिडर द सब्जेक्ट एंड द डिसिप्लिन, और जो 50 क्वेश्चन रहेगा ना वो जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा। मतलब कि ये ज़्यादा गोच बुक कर दिया मैंने, उसके लिए सॉरी। देख यहाँ पे दिया हुआ है, मैं तुम लोग को बता दूँ। ये जो है ना यहाँ पे इन लोगों ने क्या दिया हुआ है कि जो 150 मल्टीपल क्वेश्चन होगा वो तुम्हारे सब्जेक्ट और डिसिप्लिन का होगा, ठीक है ना। और जो 50 क्वेश्चन होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, वो तुम लोग निकाल ही लोगे। यू आर द मोस्ट वर्सेटाइल थिंग ऑफ द पीपल, तो वो तुम लोग निकाल ही लोगे। द वेटेज ऑफ द असाइंड CBOT इज 85% एंड 50% ऑन इंटरव्यू कंसिडरेशन। मतलब कि ये ठीक है, अगर तुम लोग इंटरव्यू में थोड़ा, क्या बोलूँ मैं, इंटरव्यू में थोड़ा हगते भी हो लोग ना, तो ये कंप्यूटर में अच्छा कर लेना, ठीक है ना। यही बोलना चाहता था, लेकिन मैं रुक गया थोड़ा क्योंकि यूट्यूब है। तो इंटरव्यू में थोड़ा हकते भी हो लोग, क्योंकि इंटरव्यू में तुम लोग को 15% मार्क मिल रहा है, यहाँ पे 85 मिल रहा है। लेकिन ये सीन याद में रखना लोग कि हज़ारों लड़के देंगे, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो ना कि जो गलत हो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत होगा ना तो तुम्हारे रैंक को फर्क पड़ेगा उससे, समझे। क्योंकि जब लैक्स में लड़के बैठते हैं ना, तो 1 नंबर भी ना डिपेंड करता है। तेरा रैंक 1 नंबर से भी बहुत पीछे चला जाता है और 1 नंबर से भी बहुत आगे चला जाता है, तो ये सब ध्यान रखना लो। और इंटरव्यू का डिजाइन शुड बी 60% CBOT फॉर यूआर एंड 50% 75। मतलब कौन से लोग को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा मालूम है क्या? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन लोगों ने दे दिया। 60% तुम लोग को कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट में लाना है। 60% से कम लाया तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे नहीं। 60% से ऊपर लाया तो क्या करेंगे? इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है ना। अब इंटरव्यू में इन लोगों ने क्या रखा है कि 15% ये रखा है, क्या बोलते हैं, 15% इंटरव्यू में इन लोगों ने रखा हुआ। तो सुन, अभी 85% में से जिसका 60% आया हो प्लस वो एकदम इंटरव्यू अच्छा दे तो 75 होगा, समझे ना। तुम लोग कोशिश करो कि मैं 80 इधर ही से ला लूँ टेस्ट से, तो इनको तो प्रेफरेंस मिलेगा नहीं, तुम्हारा इंटरव्यू खराब भी जाएगा अगर थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि जाकर हगे दिया पूरा तो नहीं लेंगे लोग, तो 85% ऐसे ही होगा। तो समझना लो कि यहाँ पे ना ज़्यादा ध्यान देना लो, अगर पेपर देने जा रहे हो लोग, तो यहाँ पे अच्छे इंटरव्यू है, ध्यान देना ही है, तो जेन्युइन ध्यान देना लोग। और यहाँ पे थोड़ा अच्छे से 60% जिनकी होगी उनका इंटरव्यू में बुलाएंगे, और यूआर और EWS जो है उनके लिए, और 50% जो उनके लिए SC ST OBC के लिए, ये 50% के लिए है इन लोगों का। कैंडिडेट नीड टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन CBOT जो कि है 60%, समझे। टू क्वालिफाई द सेक्वेस्टेड स्टेज कट ऑफ मार्क्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द डिस्प्ले 10.1 एंड द कैंडिडेट रिसीव द Complement authority will be decide the ratio in calling that candidate who meet the cutoff marks criteria will be shortlisted in the interview in the respect to discipline। मतलब कि क्या है कि ये 60 मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन एलिजिबल हो गए इंटरव्यू में आने के लिए, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा ना ये सिलेक्शन वगैरह का, वो अथॉरिटीज़ का डिसीजन होगा कि किसको बुलाया जाएगा किसको नहीं बुलाया जाएगा। वो नाम पे डिपेंड नहीं करेगा कि तेरा नाम ये है या तेरा नाम वो है, वो डिपेंड करेगा कितने लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसके ऊपर। तो अपना 100% देना लो। ये नोटिफाइड बाई CBOT 10 टेस्ट सेंटर है। नोटिफाइड CBOT टेस्ट सेंटर है बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब है। कैंडिडेट शुड ऑफ द टेस्ट सेंटर इन द नियरेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द नोटिफिकेशन टेस्ट। ये तुम लोग को जाना पड़ेगा, एड्रेस इन लोगों ने दे दिया है। क्या क्या दिया है देख, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, इन्हें दिल्ली है, हैदराबाद है। इट विल भी शायद कि ये जो टेस्ट है ना वो ऑनलाइन होगा, लेकिन ऑनलाइन तेरे घर पे नहीं होगा, ये होगा उनके एड्रेस पे, समझे ना। सेंटर बनाया हुआ। नोटिफाई द संडे टू द एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड, अरे वो छोड़ना, मैं बताता हूँ क्या। तू SSC वैसेसी का या इसमें है तो तुमने JEE या नेट का पेपर दिया ही होगा तूने, तो वहाँ पे जो सेंटर रहता है ना, मोस्टली ज़्यादातर एग्जाम से एक ही सेंटर पे होता है एक शहर में। तो वो देखने ना लोग तुम लोग के पास कौन सा सेंटर है नज़दीक है, वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे रहे लोग।
Candidate has to indicate a center in online application form in which he or she desired to take the exam. VDL reserve the add to the cancel of the exam in the candidate में center appear to the another center. It will be tutor authority कि तुम लोग को कहाँ जाके एग्जाम मिलेगा वो कंपनी डिसाइड करेगी, लेकिन तुम लोग को क्या होगा ना नियर। अब तुम लोग को आ जाता है कि पैसा कितना देना है इस पे पर वर्क, ठीक है ना। फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर एंड पब्लिक एग्जाम, ये तुम लोग को जाके देखना है। द रिटन टेस्ट विल बी 2 पार्ट्स, 1 पार्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले जनरल पार्ट्स एंड सेकंड पार्ट विल बी तेलुगु प्रोफेसर इन द वेलफेयर ऑफिसर। मतलब कि जो ये जॉब है ना, क्या बोलते हैं, वेलफेयर ऑफिसर का, दे विल बी हैव टू बी द तेलुगु पर्सन, बी मस्ट। अगर तेलुगु पर्सन ना भी तो उनको तेलुगु अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर तेलंगाना में है तो यू शुड हैव टू नो तेलुगु बेटर। पेपर पर्क इन लोगों ने दिया हुआ है, ये तुम लोगों को पढ़ लेना। यहाँ पे मैं बता देता हूँ मिनिमम बेसिक पे एग्जीक्यूटिव 40,000 है, मतलब तुम लोग को बेसिक कुछ ना कुछ करके तो 40,000 इन हैंड है। उसके ऊपर क्या है, DA अलाउंस है, HRA है, 20% मिनिमम बेसिक वेज पर कैंड अलाउंस है। मतलब 40,000 है तो 20,000 तुम लोग को, सॉरी 40,000 है ना तो 2,000 2,000 4,000 8,000 जो तुम लोग का है वो 8,000 रुपया तुम लोग को मिलेगा पर्क में, एटलीस्ट 48,000। ये तो हो गया तुम लोग का एक्चुअल सैलरी इन हैंड, ठीक है ना। एज पर एज अलाउ वैसे द कंपनी फोर्स एडमिटेड द टाइम ऑफ द टाइम। ये देखते हैं आगे कुछ क्या होता है। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, एक एक चीज़ तुम लोग को बता दे रहा हूँ मैं कि बाद में तुम लोग को दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ का। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तुम लोग को ना एग्जाम में मेडिकल सर्टिफिकेट होती है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मेडिकली फिट होना चाहिए, अनफिट हो गए तो निकाल देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। द पर्सन शुड हैव द बैक, अगर जो डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं उनके पास क्या होना चाहिए, डिसेबिलिटी शुड बी नॉट लेस देन 40% कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द रिजर्विंग पोस्ट। डिसेबिलिटी शुड नॉट बी लेस देन 40%, ठीक है ना। 40% से कम डिसेबिलिटीज है ना तो वो लोग लेंगे ही नहीं। द पर्सन वांट टू बी द बेनिफिशियल ऑफ द रिलैक्सेशन शुड हैव टू सबमिट द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ फॉर्म 5, 6, 7। ये सब उनका लीगल प्रोसेस है और डिसेबिलिटी एक्ट को फॉलो करे कि क्या डिसेबल है वो। ऐसा ना हो कि बहुत लोग का 2 कान कड़ा, मैंने सुना भी है कि किसी का नहीं, एक कान का छोटा होता है, एक कान का थोड़ा सा बड़ा होता है, वो लोग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि ये डिसेबल है। ऐसा नहीं होता। हाँ, अब आ जाते हैं एग्ज़ाम फीस का क्या सीन है। एग्ज़ाम फीस में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम है, लेकिन चलेगा, गवर्नमेंट है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ उनको। एप्लीकेशन फ़ी 500 है जनरल, EBC, OBC के लिए, ठीक है ना। जो तुम लोग जो भी मोड से पेमेंट करना हो कर देना लो, आजकल तो मोस्ट यही है UPI, ठीक है ना। जो ST, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, इंटरनल परमानेंट एम्प्लॉय है, उनको कोई फीस देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फीस ना दे तो भी चलेगा। और जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल फ़ी है, मतलब वंस यू हैव पेड, मतलब कि वो मिलेगा नहीं, एग्ज़ाम दो ना दो कोई मतलब नहीं है। द एप्लीकेंट फी पेड बी पेड इज एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी फोर्टेड नो करस्पॉन्डेंट इंटरनेट इन द रिगार्ड्स, ठीक है ना। अब जनरल कंडीशन क्या है, ओनली इंडियन नेशनल कैन अप्लाई, मतलब कि तुम लोग, अरे आर्मी की जॉब है, मतलब दोज हु मेक द कंपोनेंट्स फॉर इंडियन आर्मीज वेपन्स, तो उनको ये नहीं चाहिए कि कोई अन इंडियन हो अप्लाई करे, वो अच्छी बात है, ठीक है ना। एज स्टिपुलेटेड सैलरी, मतलब कि 27/7/2023 से तुम लोग का एज दिखा जाएगा, जो भी एज क्राइटेरिया मैंने ऊपर तुम लोग को बताया है वो उसके हिसाब से देखा जाएगा। द applicant employee is the government, semi government organization, public sector undertaking shall apply through proper channel. However, the candidate is required to produce no objection certificate at the time of interview in the applied पूअर चैनल। मतलब कि बेसिकली अगर तुम लोग कोई प्राइवेट कंपनी में काम करे वाला होता है ना, उसे वो एक उठा के दे देना लो कि हमको कोई मतलब नहीं है इनसे, अपने कंपनी से लेके। अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्टेड विल बी सब्जेक्टेड टू द वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल, टेक्निकल, membership, caste, character, incidence and the kid of the concerned authority as per as the rule। समझे। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन शुड हैव टू, ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना पड़ेगा अगर जो लोग कर रहे हैं। ये सब है तुम लोगों की कास्ट के लिए और यही है, ठीक है ना। बाकी जो नीचे दिया हुआ है
वो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम नहीं है। मतलब कि अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कहाँ करना है, ये सब है। ये क्या है, EWCER, ये है अप्लाई करने के लिए इन लोगों का वेबसाइट है, वहाँ पे ही अप्लाई करना होगा। जो तुम लोग का बड़े बड़े CGP शुड बी। हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना कि गवर्नमेंट एग्जाम में परसेंटेज ना डाल के वो लोग क्या करते हैं कि CGPA डाल देते हैं। ऐसा कभी मत करना लोग, भाई लोग। गवर्नमेंट सिर्फ परसेंटेज देखती है, CGPA वो पूछती भी नहीं है। हाँ, कोई कोई कंपनी में पर्टिकुलर CGPA दिया होता है तो वहाँ पे डालना लोग, और हर जगह परसेंटेज ही डालना लोग, कहीं भी अप्लाई करो लोग तो। क्योंकि उनकी जो सॉफ्टवेयर एंड ऑल होती है ना, वहाँ पे वो लोग परसेंटेज ही देखते हैं। ये मैंने एक बार अप्लाई करके वहाँ पर डाला था, SSC का मैंने पेपर दिया था, तो बेसिकली तो वहाँ पे मैंने डाला था, उन लोगों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है कंपनी की। यहाँ पे द रूल्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस एंड रूल्स विल बी फॉलो द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द, ये कंपनी का रिक्वायरमेंट रूल है, मैनुअल है कि किसको हायर किया जाए, किसको ना हायर किया जाए। पढ़ना हो तो पढ़ लेना लोग, उससे ज़्यादा सिलेबस पढ़ना लोग, ठीक है ना। ये ना पढ़ो लोग तो भी चलेगा। ये कंपनी की वेबसाइट है, BDL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी BDL इंडिया। यहाँ पे जाके देख लेना लोग, जो भी तुम लोगों को देखना है वो, और पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पे रेगुलर विजिट भी करते रहो लोग तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जॉब आती रहती है। अब देख, जॉब को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। ये एंड में इसलिए डाला हुआ है ना कि मेरा पूरा वीडियो जिसने देखा है वही देख पाएगा, ठीक है ना। 40 मिनट से ऊपर जाएगा वीडियो, आज बता रहा हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेंट ओपन 21 अगस्त 2023, 22 तारीख से पहले क्लोज होगा 20 सितंबर, मतलब कि 1 महीने है। आज है तारीख 11, और ये तुम लोग को 21 से अप्लाई है, मतलब कि 10 दिन बाद अप्लाई करना। हाँ, एक और बात सुन लो लोग, जो आप अप्लाई करने जाना लोग ना, तो फॉर्म जैसे खुल रही है, मतलब 21 को फॉर्म खुल रही है, तो 21 को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अप्लाई करें। 25 से अप्लाई करना लोग, 25 के 26, एटलीस्ट 27 तक तो अप्लाई कर देना लोग, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है भैया, कोई भरोसा नहीं है। बाद में क्या होता है, वेबसाइट क्रैश होने लगती है, ठीक है ना। BDL है। SSC के बारे में जिन लोगों ने अभी SSC का पेपर दिया हो ना, उनसे पूछना लोग गवर्नमेंट वेबसाइट का क्या हाल रहता है एंड डे पे, ठीक है ना। 2 दिन पहले से वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। एप्लीकेंट विदाउट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन will not accepted completed advertisement and the instruction of the online application must be applying online. All mandatory documents along with the scanned copy of photograph and signature should be रेडली अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन स्लिप एनओ, ये सब तुम लोग पढ़ लेना लो, ये इतना बढ़ के नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। कैंडिडेट आर अलाउ टू अप्लाई वंस एप्लीकेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी अल्टर्ड। हाँ, या और ये और बात, ये इस कंपनी के लिए नहीं, मैं सारी कंपनी के लिए बता रहा हूँ। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करके रिजेक्ट होने का। मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, ऐसा होता है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करो लोग ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना लोग कि जो जॉब है वो तो तुम्हारा पेपर होगा ही, बट उसके पहले जो तुम लोग अप्लाई कर रहे हो लोग, उसमें एक एक डिटेल एटलीस्ट 1 टाइम कंफर्म कर लेना लोग, फॉर्म भरने के बाद फिर अप्लाई करना लो। यहाँ पे देख ले, कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई वंस इन द एप्लीकेशन, और अल्टर नहीं हो सकता है। तो जिनको लगता हो कि मैं बाद में चेंज करा लूँगा, वो होता ही नहीं है, ठीक है ना। और क्या है, ईमेल आईडी फोन नंबर ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी रिमेन वैलिड फॉर नेक्स्ट 12 मंथ ऑफ द फ्यूचर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल लेटर रिटर्न इंटरव्यू BDL विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बाउंड लॉस इन द ईमेल सेंड और इनवैलिड। हाँ, ये तीन लोगों ने क्या बोला है, क्या मालूम है क्या, मान ले तेरा सिलेक्शन हो गया, तुझे मेल आया इंटरव्यू के लिए, एक पर्टिकुलर डे को किया है बेटा, यहाँ पे इस दिन तुम्हारा इंटरव्यू है, उस दिन तो पहुँचे नहीं, बाद में बोलने लगे कि नहीं मेरे को मेल मैंने देखा ही नहीं था, तो उसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहले ही बता दिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बाउंसिंग लॉस, समझे। और ये ऐसा, मेरा एक दोस्त था, उसके रूल बता रहा हूँ मैं, उसका जो अपना ये 12th के बाद NDA का पेपर होता है ना, NDA के पेपर में उसका सिलेक्शन हो गया था। भाई ने देखा था आदर्श मिश्रा, ठीक है ना, तो उसने बोल दिया था घर पे कि हाँ मेरा हो चुका है, और वो इंतज़ार करते रहा मेल के लिए कि मेल आएगा कि नहीं। और भाई ने क्या किया था पता है क्या, ये जो
कैंडिडेट आईडी होती है ना, रजिस्टर एक्चुअल जो कैंडिडेट आईडी होती है वो उसने चेक नहीं किया था, तो घर पे सबको बोल दिया था हाँ एनडीए हो गया अब इंटरव्यू देने जाना है। और बाद में पता चला ना कि आदर्श मिश्रा का हुआ था, लेकिन उस मिश्रा जी का नहीं हुआ था। ये याद रखना था। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शुड बी ऑन 21st, ये 4 बार बता चुका मैं, इन लोगों ने 5 बार लिखा भी हुआ है। 2 बजे से है और 5 बजे तक है, जब मन करे तो भर देना लो, ना मन करे तो मर देना लो। और जो इस जॉब के लिए जो कोई फर्दर अपडेट होगा ना, वो तुम लोग को इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट पे ना मिले तो वेबसाइट पे फ़ोन नंबर है, लगेगा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट का है, फिर भी कॉल करके देख लेना, ठीक है ना। यू कैन राइट एनीथिंग बेल रिक्रूटमेंट @india.com फॉर मोर द फर्स्ट सर्टिफिकेट, ये सब देखना है, ठीक है ना। द फोर्स बिहाइंड द पेज, ठीक है ना। तो ये अप्लाई कर देना लो। और सुन, बहुत दिन से मैं यूट्यूब पे अपने वीडियो पे एक भी वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि मैं बहुत सारे दूसरे काम करने में लगा हुआ था। हाँ, ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये इसके कहानी में बताता हूँ तुम लोग को। इसका ये कहानी है ना कि तुम लोग तो भैया फॉर्म भर देते हो और कुछ आलतू फालतू काम होता है, तो बहुत सारे महानुभाव ऐसे होते हैं